We experience both the things in our life. Something suits us, something troubles us. And since our childhood till the growing age, it keeps on going with the development of life. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम जान लेते हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं, एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं, बट फिर भी उनके कॉन्सिक्वेंसेस को हमको हमेशा ही झेलना पड़ता है या हमेशा ही फेस करना पड़ता है. यहाँ पर हम दो चीज़ों के बारे में जो कि अनअवॉइडेबल हैं और हमारी लाइफ का पार्ट है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे इन पोएम नंबर 2 ऑफ फर्स्ट फ्लाइट, दैट इज फायर एंड आइज, written by Mr. Robert Frost. We'll have some information about the poet, then central idea, line by line explanation, including the poetic devices. At last, we'll see the word meanings with summary. So here is Mr. Robert Frost. He was a famous American poet, and he was born in San Francisco on March 26, 1874. His father belonged to New England and his mother was a Scottish immigrant from Edinburgh. By 1920s, Frost was the most celebrated poet in America. His poetical work, कितने poetical work थे? A Boy Will. So, poetical work like A Boy Will, North of Boston, 1914, New Hampshire, 1923, A Further Range, 1936, Steeple Bush, 1947, and In the Clearing, 1962 increased his fame and honor. The poem Dust of Snow was published in New Hampshire in 1923. This collection gave him a Pulitzer प्राइज. इस कलेक्शन के लिए उनको पुलित्जर प्राइज मिला था जो कि 1923 में आया था न्यू हैम्पशायर. मतलब इन्होंने बहुत सारे पोइट्री कलेक्शंस लिखे हैं और इनकी बहुत सारी पोम हमारे एनसीईआरटी की जो करिकुलम है डिफरेंट क्लासेस उनका पार्ट है. इनकी एक पोम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डस्ट ऑफ स्नो, दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ द हैम्पशायर, दैट वाज फीचर्ड इन 1923. तो इनकी लिखी हुई हम एक और पोम पढ़ेंगे, वो भी एक नेचुरल एंटाइटी पे आधारित है क्योंकि ये एक नेचर लवर पोइट थे. चलो पहले सेंट्रल आइडिया देखते हैं और पोम का. फायर एंड आइस इज एन एक्सट्रीमली कंपैक्ट लिटिल लिरिक. Not a syllable is wasted. The theme of the poem is age-old question. The question is whether the word will end in fire or in ice. The poet decides that any one of two options would achieve this purpose sufficiently well. The poet shares a controlled belief in everything that exists will have its end too. People are divided on this issue. Some think that the natural element of the fire will cause the destruction of the world. Others believe that the ice will be the cause of the end. Putting in the terms of human emotions, the element of fire stands for passion, desires, and love. Passion, desires, and love. And unbridled passions and desires can cause the end of the world. The poet has experienced both these emotions. It doesn't matter how the world will end, even hate born out of the cold and icy reason is sufficient to cause destruction and the end of the world. तो यहाँ पर जो भी इस छोटी सी पोम, बहुत छोटी छोटी पोएम लिखते थे, वो बहुत जर्नल जो किसी को भी समझ आती थी. इस छोटी सी पोम में एक सिलेबल भी वेस्ट नहीं किया गया है. मतलब एक भी जो पार्ट है, एक भी लेटर है, एक भी वर्ड है, वो बिल्कुल भी इनएप्रोप्रिएट नहीं है. ये एक बहुत पुराने क्वेश्चन को रेज करती है जिसमें हमेशा ये पूछा जाता है कि इस दुनिया का एंड जो है वो फायर की वजह से होगा या आइस की वजह से होगा. यहाँ पे पोइट ने दोनों ऑप्शन दिए हैं अकॉर्डिंग टू द बिलीव्स ऑफ द पीपल, दैट इज बेस्ड ऑन दीज टू ऑप्शंस. और यहाँ पे इसका पर्पस सफिशिएंटली वेल अचीव्ड होता है. यहाँ पे पोइट ने शेयर किए हैं थोड़े से कॉमन बिलीफ जो कि बताते हैं कि जो चीज़ इस दुनिया में है उसका अंत निश्चित है. मतलब जो आया है उसको एक ना एक दिन खत्म होना है. एंड जो लोग हैं उन्होंने इस इशू को डिवाइड कर दिया है. कुछ लोग हैं वो सोचते हैं कि जो फायर है वो होगा, वो दैट कैन बी द कॉज ऑफ द डिस्ट्रैक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड एंड उसी से ही इस दुनिया का एंड होगा. नाउ अगर हम फायर को इस टर्म्स में रखें तो जितने भी हमारे फायर से रिलेटेड ह्यूमन इमोशंस हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि पैशन, डिजायर, लव, देन अनब्रिडल्ड पैशन एंड डिजायर. ये क्या हो सकती है, ये कॉज हो सकती है एंड का. तो यहाँ पे इन वर्ड्स को एक नेगेटिव फॉर्म में बताया गया है कि अगर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पैशन हो, ज़रूरत से ज़्यादा डिज़ायर हो, ज़रूरत से ज़्यादा लव हो, तो ये क्या होगा, दिस कैन बी अ कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन और द एंड ऑफ द वर्ल्ड.
नाउ यहाँ पे दूसरी चीज बताई गई है, लेकिन पोइट ने दोनों ही इमोशंस को फील किया है। उन्होंने फायर एंड आइस दोनों ही जो बिलीव्स हैं, अलग अलग लोगों के कॉमन बिलीव्स हैं, उन दोनों को फील किया है और उसको प्रेजेंट किया है। इट डजेंट मैटर कि कैसे ये वर्ड खत्म होगा, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि जो हेट है, जो कोल्ड एंड आइसी रीजन से मिलता है, जो बर्न हुआ है, जो प्रोड्यूस हुआ है, वो भी डिस्ट्रक्शन का कारण हो सकता है, उससे भी हमारे वर्ड का एंड हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों पॉसिबल जो ऑप्शन है जो पोइट ने बताए हैं, लोगों के बिलीफ को दोनों को ही उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि कैसे फायर और आइस दोनों में से कोई भी डिस्ट्रक्शन का रीजन हो सकता है। चलो मूविंग टूवर्ड्स द टेक्स्ट, सबसे पहले स्टैंजा नंबर 1 देखते हैं। सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। नाउ यहाँ पे बोलते हैं सम, तो यहाँ पे लोगों के लिए आया है कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये जो पूरी दुनिया है, ये फायर से एंड हो जाएगी। फायर जिसमें कि आग होती है, जो गर्म होता है बहुत ज़्यादा, जैसे कि पैशन, बहुत ज़्यादा पैशन, ज़रूरत से ज़्यादा लव, ज़रूरत से ज़्यादा इच्छाएँ, ठीक है, चॉइसेस, डिज़ायर्स, उसकी वजह से ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं नहीं, जो आइस है, कोल्डनेस, हेट जो दूसरे लोगों के लिए है, उससे हमारी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। नाउ अब यहाँ पर आई हैव टेस्टेड, आई हैव टेस्टेड ये किसके लिए आया है? पोइट के लिए आया। पोइट क्या बोलते हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मैंने जो टेस्ट किया है डिज़ायर, जो मैंने डिज़ायर का टेस्ट किया है, मतलब जितनी ज़्यादा आपकी इच्छा होंगी, तो मैं उन लोगों के साथ जाता हूँ जो कहते हैं कि हाँ ये दुनिया फायर से एंड होगी। यानी कि पहले स्टेंजा में जो पोइट है उन्होंने क्या बताया है कि हाँ ये जो लोगों का बिलीफ है, जो कॉमन बिलीफ है कि हाँ बिकॉज ऑफ द फायर, जो भी इमोशंस हैं, जो भी एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फायर से रिलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा, आग का मतलब क्या हुआ? बहुत ज़्यादा गर्मी, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जो जोश है, जो इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि वो सब कुछ जलाकर खाक कर दे, यही तो फायर का नेचर होता है। फायर का नेचर जब बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी जो फायर है वो कुकिंग भी कर सकती है, दैट कैन फिल द टमी टू एवरीवन, दैट कैन गिव यू द वार्मथ ड्यूरिंग द विंटर सीजन, बट ज़रूरत से जो ज़्यादा फायर होती है वो जलाकर सब खत्म कर देती है, खाक कर देती है। सेम ऐसे ही ज़रूरत से ज़्यादा पैशन, ज़रूरत से ज़्यादा लव, ज़रूरत से ज़्यादा इच्छाएं जो होती हैं वो इस दुनिया को ख़त्म कर सकती हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। सब लोगों की अगर बहुत 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 सारी इच्छाएं होंगी, उनको पूरा नहीं किया जा सकता, तो ये दुनिया जो है उस गर्मी से, उस बहुत ज़्यादा जो ओवरलोडेड गर्मी है, फायर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा जो लोगों की इच्छाएं, ओवर कंट्रोल्ड डिज़ायर्स हैं, पैशन है, उनसे ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। फर्स्ट स्टेंजा में पोइट कहते हैं बिल्कुल, आई होल्ड विद दोज, आई होल्ड विद दोज मतलब मैं उन लोगों का फेवर ले रहा हूँ जो कहते हैं कि हाँ फायर से दुनिया खत्म हो जाएगी। मतलब अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी वो कहते हैं कि फायर इज द एलिमेंट विच विल डिस्ट्रक्ट और विच विल ruin दिस वर्ल्ड। तो यहाँ पर वो अपनी सहमति दे रहे हैं, वो अपना अग्रीमेंट, कंसेंट किस तरफ दे रहे हैं? फायर की तरफ, कि हाँ फायर से ये दुनिया खत्म हो जाएगी। देखते नेक्स्ट देखो स्टैंजा नंबर 2, बट इफ इट हैड टू perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। अब यहाँ पे अब वो बोलते हैं कि अगर ये had to perish, perish का मतलब होता है destroy, अगर इसको 2 बार खत्म होना हो, ठीक है, अगर इस दुनिया को 2 बार खत्म होना हो, तो मैं ये सोचता हूँ कि हाँ इसके लिए सिर्फ हेट ही काफ़ी है। हेट का मतलब हेट काफ़ी है का मतलब क्या हुआ? मतलब जितने भी यहाँ पर लोग रहते हैं दुनिया में, अगर वो सब एक दूसरे से हेट करने लग जाएंगे तो दुनिया वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, और मैं इसका फेवर करता हूँ। टू से दैट ऑफ डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट, वो कहते हैं कि अगर कहा जाए तो डिस्ट्रक्शन के लिए, किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, किसी चीज़ को मारने के लिए, र्यून करने के लिए आइस भी बहुत सफिशियंट है। सफिश कॉल्ड यहाँ पे सफाइस, सफाइस का मतलब है सफिशियंट, ठीक है, मतलब वो आइस भी उसके लिए पर्याप्त है। आइस का मतलब क्या हुआ? हेट, ठीक है। तो अगर इस दुनिया को दोबारा ख़त्म होना हो तो मैं कहूँगा कि हाँ लोगों से नफरत करना, जो हेट्रेड है जो इस पूरी दुनिया में है, जो बिल्कुल आइस की तरह है, कोल्ड है, किसी के लिए किसी के दिल में किसी के लिए फीलिंग्स नहीं है, वार्मथ नहीं है, सब कोल्ड हार्टेड हैं एक दूसरे के लिए, तो वो उससे भी इस पूरी दुनिया का खात्मा हो सकता है। अकेली हेट्रेड ही काफ़ी है इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेंजा में हमने देखा द पोइट, अकॉर्डिंग टू पोइट्स ओपिनियन, फायर इज इनफ टू डिस्ट्रॉय दिस
word because of the desire and over passions. And in second stanza he is agreeing that if this word need to be perish or die again, then hate is sufficient to destroy this word. okay, तो ये छोटी सी पोम है जिसमें कि एक जर्नल बिलीफ को रखा गया है और पोइट्स ने अपनी ओपिनियंस दी हैं. अब हम इसकी पोइटिक डिवाइसेस की तरफ बढ़ते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं स्टैंजा नंबर 1 की राइम स्कीम देखते हैं. पहले ए बी बी सी बी. ठीक है, तो हमारी इसकी क्या है, फायर, आइस, डिजायर एंड फायर. तो ये हमारी हो गई ए और ये हुई बी, ये हुई ए और ये हुई ए. फायर, डिजायर, फायर. और उसके बाद हमारी हुई बी सी बी. जो हमारी स्टैंजा है, स्टैंजा नंबर 2, ये हुआ बी सी बी. ट्वाइस हेट, ट्वाइस आइस सफाइस एंड हेट एंड ग्रेट. तो ये हमारी राइम स्कीम हो गई. अब हम देखते हैं इसकी लिटरेरी डिवाइस. सबसे पहली है एसोनेंस. एसोनेंस रिपीटेशन ऑफ वॉल साउंड, और यहाँ पे प्रोमिनेंट साउंड है ओ की. कौन सी लाइन में है हमारी, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. यहाँ पे ओ का रिपीटेशन हो रहा है बार बार, तो यहाँ पे एसोनेंस लिटरेरी डिवाइस होगी. ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारी एलिटरेशन. इट इज द रिपीटेशन ऑफ लेटर इन द स्टार्ट ऑफ द वर्ड, दैट इज कॉन्सोनेंट लेटर. यहाँ पे कॉन्सोनेंट लेटर एफ आ रहा है, फेवर फायर. ठीक है, ये वाली लाइन है फेवर फायर जिसमें एफ का रिपीटेशन हो रहा है. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में डब्ल्यू का रिपीटेशन हो रहा है, दैट इज वर्ड विल. यहाँ पे डब्ल्यू एंड डब्ल्यू. नेक्स्ट आती है हमारी थर्ड इमेजरी. इमेजरी में जब हमारी परसीविंग द थिंग्स इन द फॉर्म्स ऑफ द इमेजेस और ड्राइंग्स, या विजुअलाइज करते हैं हम उस चीज़ को, उस चीज़ की इमेज बनना शुरू हो जाती है, वहाँ पे इमेजरी होती है. नाउ थ्रू आउट द स्टैंजा वी इमेजिन थिंग्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग विजुअल एलिमेंट. क्या है इसमें, स्ट्रॉन्ग विजुअल एलिमेंट है. द स्पीकर ऑल्सो यूज द वर्ड्स लाइक सम से, tasted desire, which again use our senses. जो again हमारी senses को use करता है. some से मतलब हमारे सामने लोगों की इमेज आ जाती है. tasted desire means they are having so many desires to complete. They want to own property, home, good education, good lifestyle, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. तो यहाँ पे एक तरह से imagery दी है. फायर एंड आइस के फॉर्म में भी हम देख सकते हैं. फायर की इमेज आ जाती है एंड आइस से उसकी इमेज आ जाती है. तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ फायर एंड आइस, दीज आर दे आर ऑल्सो गिविंग द इमेज ऑफ दिस थिंग, परसीविंग द थिंग्स एंड योर माइंड इज मेकिंग द इमेजेस. नेक्स्ट देखो एनाफोरा. नाउ इट इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव लाइन. यहाँ पे हमारा रिपीटेशन हो रहा है लाइन नंबर 1 एंड 2 में, दैट इज ऑफ सम से. ठीक है, सम से इसका रिपीटेशन बार बार हो रहा है और ये बिगिनिंग ऑफ लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 1 में है. ये देखो, ये रहा सम से और ये रहा सम से. ये हमारा यहाँ पे क्या है, एनाफोरा. ठीक है, ये हमारा एनाफोरा है, रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड्स. नेक्स्ट आता है आपका पर्सोनिफिकेशन. नाउ पर्सोनिफिकेशन का मतलब व्हेन द पोइट इज गिविंग द ह्यूमन क्वालिटीज, द लिविंग प्रॉपर्टीज टू अ नॉन लिविंग थिंग. यहाँ पे क्या बताया गया है, काफ़ी लाइन में यहाँ पे है जिसमें कि पोइट ने आइस और फायर को पर्सोनिफाई किया है. द पोइट पोर्ट्रेज दैट द फायर इज कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन. नाउ फायर इज कैपेबल, फायर क्या हो सकती है, स्किलफुल और कैपेबल. फायर तो एक नॉन लिविंग चीज रिगार्ड की जाती है, अब इसको क्या बोला गया है, इट्स कैपेबल. तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है. Personify the fire by giving it a power to destroy anything or everything. Fire is regarded as non-living, given it a human quality, that's why personification. Next is enjambment, means without punctuation mark, continuously the lines are coming in the stanza, that is enjambment. और यहाँ पे आया है break and keeps moving over the next line. जैसे कि ये हमारा एग्जाम्पल है, from what I have tasted of desire, I hold with those who favor the fire. यहाँ पे कोई भी सेमी कोलन, कोमा या फिर कोई भी फुल स्टॉप नहीं है, तो ये enjambment का एग्जाम्पल है. Next is antithesis. Now antithesis is a literary device when we are using two opposite words. जब two opposite words का यूज किया जाता है antithesis होता है. ये रहे two opposite word fire and ice, इसके नेम में ही literary device है. नेक्स्ट इज आता है हमारा सिम्बोलिज्म. सिम्बोलिज्म में जिसमें हम किसी एक चीज को दूसरे का सिंबल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं. नाउ द वर्ड फायर हैज बीन यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ डिजायर. फायर को किसका सिंबल बताया है, डिजायर, पैशन, लव. द फ्रेज एंड द वर्ड हियर सिंबल ऑफ द सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन.
The poet mentions that the fire is enough for the word to end, and that simply means that desire is enough for the self destruction of the human. ठीक है, नेक्स्ट हमारी देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ की, फर्स्ट स्टेंजा की, दैट इज मैटाफोर. द पोइट कंपेयर्स फायर विद आइस. यहाँ पे पोइट ने फायर को आइस, डिजायर के साथ कंपेयर किया है और आइस को हेट के साथ किया है. तो यहाँ पे वो हमारी नेक्स्ट स्टेंजा में होगी. तो हमारी फर्स्ट स्टेंजा की लिटरेरी डिवाइस हो गई मेटाफर, देन सिंबोलिज्म, एंटीथेसिस, एनाफोरा, पर्सोनिफिकेशन, इंजैबमेंट, एसोनेंस, एलिटरेशन एंड इमेजरी. तो हम बोलेंगे बहुत रिच है इन पोइटिक डिवाइसेस ये छोटी सी पोम. अब हम देखते हैं स्टैंजा नंबर 2 की. सबसे पहले आती है इमेजरी. इमेजरी इज यूज्ड दैट रीडर इज परसीविंग द थिंग्स एंड इन्वॉल्व देयर सेंसेस. Throughout the stanza we imagine the things because of a strong visual element. यहाँ पे senses का use हो रहा है, strong visual images बन रही हैं, जैसे कि to say that destruction is ice is also great. Here the poet has used the word say, which again involves the senses of speaking. Say का मतलब आप speak कर रहे हो, visualize का मतलब आप आंखों से अपना visualize कर रहे हो कि ऐसा लग रहा है जैसे image बन रही है आपकी आंखों के सामने. ठीक है, तो ये सारी senses जहाँ पे use होती हैं वहाँ पे होता है imagery. किसी भी सेंसेस का यूज हो वहाँ पे इमेजरी होगा. नेक्स्ट आता है आपका पर्सोनिफिकेशन. दैट मीन्स ह्यूमन क्वालिटीज गिवन टू नॉन लिविंग थिंग. और यहाँ पर द पोइट पोर्ट्रेज द आइस इज कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन. अगेन द आइस इज बीइंग पर्सोनिफाइड बाय गिविंग इट पावर टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग ऑफ एवरीथिंग. सेम एज जैसे फायर इज कैपेबल, आइस इज कैपेबल, बट बोथ आर नॉन लिविंग, बट पोइट हैज प्रेजेंटेड बाय गिविंग इट अ ह्यूमन क्वालिटी, दैट्स व्हाई इट इज पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट इज सिंबोलिज्म. सिंबल है, जो आइज है वो किसका सिंबल है? हेट्रेड का सिंबल है. नेक्स्ट आती है हमारी मेटाफोर. स्टैंजा नंबर 2 में द पोइट कंपेयर्स आइस विद हेट्रेड. ठीक है, तो ये हमारी लिटरेरी डिवाइस थी स्टैंजा नंबर 2 की. एक बार फिर से देख लेते हैं. इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन, सिंबोलिज्म एंड मेटाफोर. आई होप इट इज क्लियर. लिटरेरी डिवाइसेस आर इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय यू. अब थोड़े से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट स्टैंजा फर्स्ट. Some say the word will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. What is poet's opinion of the word in these lines? Poet की क्या opinion है? The poet's opinion that the word will end with the fire. What is the poet's opinion about the word? Word के बारे में poet का क्या opinion है? Word के बारे में opinion है कि word जो destroy होगा first time, that can be come to an end just because of the passion, love, or we can say the desires or fire. What is the contradictory opinion of the public? Contradictory opinion क्या है public की? पब्लिक की कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन है. कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब वर्ड. ठीक है, यहाँ पे वर्ड से मतलब पूछा है तो वर्ड यहाँ पे 2 ही है, कॉन्ट्राडिक्टरी, फायर एंड आइस. ठीक है, तो ये उससे ही रिलेटेड है. तो वो 2 कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड हम लगाएंगे. जैसे कि कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन क्या है? कुछ सोचते हैं कि फायर से होगी, कुछ क्या सोचते हैं आइस से ये डिस्ट्रॉय होगी. नाउ हाउ आर आइस एंड फायर सिमिलर टू ईच अदर? तो दे हैव कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रेट्स. ट्रेट्स आप बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है. तो ये सिमिलर कैसे हैं? दोनों ही सिमिलर ऐसे हैं कि दोनों दे आर कैपेबल फॉर डिस्ट्रक्शन. ठीक है, वो डिस्ट्रक्शन के लिए कैपेबल है. नेक्स्ट इज बट इफ हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. नाउ देखो यहाँ पर पहला जो था कैसे लिखा गया है? लाइक इन 4 लाइन्स इन द फॉर्म ऑफ जस्ट लाइक पोम, और जो दूसरा है वो टेक्स्ट फॉर्म में लिखा गया. तो कैसे भी आ सकता है, आपको बस पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा है, और इसी पे डिपेंड करती है. कुछ जो लिटरेरी डिवाइस होती हैं वो इसके प्रेजेंटेशन पे कि टेक्स्ट कैसे लिखा गया है उस पर भी डिपेंड करती हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज इट रेफर टू इन दिस लाइन? इफ इट हैड टू पैरिश. इट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे किसका बताया जा रहा है? वर्ड. ठीक है, इट किसके लिए आया है? यहाँ पे वर्ड के लिए आया है कि अगर इसको 2 बार खत्म होना हुआ. What do you mean by perish? Perish is called die या destroy या ruined. ठीक है, खत्म हो जाना, destroy हो जाना, मर जाना. What does ice stand for? Ice stand for hatred. Hatred के लिए stand करती है. What would be the cause of destruction? The cause of the destruction can be hatred with each other. ठीक है. Question number 1. Write down the 2 different views about the end of the word.
There is a debate that is going on about the end of the world. People say that the world will end in fire or in ice. Word is transitory, nothing is perennial in this universe. डिबेट किस में है? जो एंड है वर्ड का वो कुछ लोग बोलते हैं फायर में होगा, कुछ लोग बोलते हैं आइस में होगा, बट ये जो वर्ड है वो ट्रांजिटरी है. ट्रांजिटरी इज कॉल्ड, ये परमानेंट नहीं है. कोई भी चीज़ पैरेनल नहीं है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है. जो वर्ड है वो किसी में भी एंड हो सकता है, या तो फायर से या आइस से. ब्रीफली राइट अबाउट द आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ड विल एंड. ठीक है, अभी हमारा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा कि कैसे, आप बताओ अपना आइडिया कि कैसे ये वर्ड एंड होगा. द वर्ड विल एंड एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ईदर फायर और आइस. सम साइंटिस्ट बिलीव दैट द वर्ड वुड बी incinerated from its fiery core, while others were convinced that the coming ice age would destroy all living things on the earth's surface. Frost introduced a more emotional sides, associating desire with the fire and hatred with the ice. The poem thus does not allow for any other opinions in the black and white debate between the fire and आइस. तो अगर हम बताएं तो हम तो ऑब्वियसली अपने जो हमारे यहाँ के फोर टेलर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ द साइंटिस्ट, तो उनकी डिस्कवरी, उनके जो फैक्चुअल रिजल्ट्स हैं, इन्वेंशन है, उसके बेस पे ही बताएंगे. तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट हैं वो तो ये सोचते हैं कि जो ये वर्ड है वो जो अर्थ की फायरी कोर है वो उसकी वजह से जल जाएगा. इंसिनरेटेड आप बोल सकते हो फायरी, ठीक है, फायरी या बर्न. फायरी और कोर क्या होती है? हमारी जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो हीट होती है वो वहीं होती है जो इसकी अर्थ की होती है. द फर्स्ट इज क्रस्ट, देन मेंटल एंड देन कोर. ये 3 लेयर्स होती हैं. तो जो अंदर वाली, सबसे अंदर वाली जो कोर लेयर है उसमें जो फायरी सब्सटेंस है वो क्या होगा? दैट इज टू बी इंसिनरेटेड, इज कॉल्ड. वो जल जाएगा, दैट कैन बी बर्न्ड. और अगर वो जल जाएगा तो ये पूरा जो वर्ड है वो खत्म हो जाएगा. जो दूसरे साइंटिस्ट हैं वो क्या मानते हैं कि वो जो कमिंग आइस एज है उसकी वजह से सारे लिविंग बीइंग्स हैं वो अर्थ सरफेस पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और वो मर जाएंगे. मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से जो डिसबैलेंस हो रहा है, जो आइस एज आने वाली है, मीन्स ईच एंड एवरीथिंग, द टोटल एटमॉस्फियर विल बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ दिस इम्बैलेंस. उसकी वजह से ये पूरी जो अर्थ सरफेस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो दिया गया है पोइट के थ्रू, उन्होंने थोड़ा सा इमोशनल टच दिया है. उन्होंने इमोशनल या सेंटिमेंटल फॉर्म बताया. ये तो आपके प्रैक्टिकल या फैक्चुअल हो गए जो बेस्ड है साइंस पे, साइंटिफिक के थ्रू, ठीक है. बट जो फैक्चुअल चीज़ बताई गई है इस फॉर्म में वो बेस्ड है इमोशंस पे. इमोशन पे बताया गया है कि भाई पोइट के अकॉर्डिंग जो फायर है उसका जो आप देख सकते हो दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिज़ायर एंड हेट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द आइज. और दोनों ही उन्होंने ओपिनियन दी है एज ब्लैक एंड वाइट, और दोनों के बीच में डिबेट किया है. मतलब ही इज़ इन द फेवर ऑफ बोथ. Against means like he is not against from both. The poet has given his opinion on both, but some people are against, some people are favor in either of these two elements. तो कुछ भी हो, यहाँ पर जो डिबेट है वो ब्लैक एंड वाइट और कोई कलर नहीं है, सिर्फ फायर और आइस है, उसके ही लिए ही दिया गया है. तो यहाँ पर अगर हम बताए जाएं कि हमने यहाँ पे क्या बताया, एक हमने अपना साइंटिफिक व्यू बता दिया और एक यहाँ पे पोइटिक व्यू बता दिया, एंड वी हैव कंप्लीटेड द आंसर. How has Frost brought out the contrasting ideas in the poem? Desire propels us in hot pursuit of something, hence it is compared with fire. Hatred makes us the cold towards others' feeling. The coldness of ice can numb our senses. Similarly, the coldness of a heart can numb our kindness. That is why hatred has been compared with आइस. अब यहाँ पे जो डिजायर है दैट प्रोपेल्स, आप बोल सकते हो टेल्स या डिस्क्राइब्स अस, ठीक है. वो हमको क्या डिस्क्राइब कर रही है? वो हमको डिस्क्राइब कर रही है कि जो हम चीज़ें, हॉट परस्यूट ऑफ समथिंग, परस्यूट इज कॉल्ड ब्लाइंडली फॉलो. जब आप किसी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करते हो, ठीक है, हॉट परस्यूट, बिना किसी की आपको नई ज़रूरत है फिर भी आपकी इच्छा, आपने कोई नई चीज़ देखी कि भाई मुझे ओन करना है. नाउ देयर इज़ अ काइंड ऑफ थिंग ना आपके दिमाग में चल रहा है एंड यू आर जस्ट गोइंग ऑन दैट ओनली, आप सिर्फ वही करना चाहते हो. तो इट इज़ अ काइंड ऑफ थिंग जो मीन्स अनवांटेड डिज़ायर है, जिसको फायर से कंपेयर किया गया है. अब जो हेट है दैट इज़ मेकिंग यू कोल्ड टुवर्ड्स अदर फीलिंग. अगर आपके लिए मन में दूसरों की फीलिंग की कोई कदर ही नहीं है, उनके लिए कोल्डनेस है, आप कदर ही नहीं करते हो, आपको नहीं आती
उनकी जो फीलिंग्स हैं वो समझ में, मतलब आप में क्या है, आप में काइंडनेस की कमी है, एंड दैट इज वेरी मच सिमिलर टू बी आईसी और टू बी कोल्ड हार्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है। Which age-old question does the poem revolves around? The poem revolves around the age question of whether the word will end in fire or ice. This is the similar to another age-old question, whether would be the preferable to freeze to death or to burn to death. The poet determines that either option would achieve its purpose sufficiently well. अब जो एज ओल्ड क्वेश्चन देखा जाए तो भाई फायर से खत्म होगा या आइस से खत्म होगा, और अगर हम इसी को थोड़े से मॉडर्न फॉर्म में या थोड़े से प्रोग्रेसिव फॉर्म में एज की बात करें, दूसरी एज की बात करें, तो सेम मीनिंग वही निकलता है कि भाई ये जो वर्ड है वो फ्रीजिंग टू डेथ होगा या बर्निंग टू डेथ होगा, बात तो वही हुई, ठीक है। यहाँ पे पोइट ने बताया है कि भाई दोनों ही जो ऑप्शन है वो सफिशियंट हैं, उनका जो पर्पस है वो डिस्ट्रक्शन ही है। ज़्यादा फायर होगा, ज़्यादा डिजायर होगा तो भी एंड होगा, ज़्यादा हेटर होगा तो भी एंड होगा। हाउ विल द वर्ड एंड? सपोर्ट योर आंसर विथ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पूछे हैं, यहाँ पे आपके आ जाती है नॉलेज ऑफ द साइंस अबाउट रिलेटेड विद द फायर एंड आइस, और इससे रिलेटेड जो भी डिस्कवरीज या इन्वेंशंस हुए हैं। According to the scientists, the two reasons for the destruction of the world will be either fiery core or the icy age. Some scientists believe that the world would incinerated from the fiery age, while the other convinced that the coming ice age would destroy all living things on the earth's surface. ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन हुआ, ठीक है, ये हमने सेम लिया था। अब इसी को ही लॉन्ग में, बिकॉज क्वेश्चंस नहीं डिफाइंड होते हैं कि ये शॉर्ट में ही आएगा, ये लॉन्ग में ही आएगा, कोई भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। अब देखो इसको स्ट्रेच कैसे किया जा सकता है, कैसे आप इसको वर्ड लिमिट बढ़ाओगे ना। इन अदर वर्ड्स, ईदर द डीप हीट, अब आप क्या करोगे, ये जो आपने लिखा है इसको एक्सप्लेन करो, एंड यू विल रीच either the deep heat of the fire under the earth's beds will lead to the natural calamity like volcanic eruption and then earthquakes and tsunami, which will one day end the world in the melting of the ice from the snowy mountain due to global warming, will shrink the world. As a result, one day the entire world will die the icy water. Frost thus tries to warn the people against these two greatest problems facing humanity and the consequences of human vices with an increased effectiveness. अब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि भाई इसके फॉर्म में, अब उनको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई फायरी कोर का क्या मतलब हुआ। जब अर्थ की जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो बहुत ज़्यादा हाइट अप हो जाएगी तो क्या होगा, वॉल्केनिक इरप्शन होगा, अर्थक्वेक होगा, सुनामी आएगी, मतलब डिसबैलेंस होगा जो नेचुरल चीज़ें हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आइस एज मेल्ट हो रही है उससे हो सकता है पूरी दुनिया एक आइसी वाटर में बह जाए, ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर एक तरह से ये कोशिश है पोइट की कि वो ये बताना चाहते हैं कि इन दोनों के ही, जो दोनों ही प्रॉब्लम है, ये दोनों ही ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम है, कोई किसी से कम नहीं है, जो आज की ह्यूमैनिटी फेस कर रही है, और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी हमको ही भुगतने पड़ेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस इज कॉल्ड रिजल्ट, ठीक है, जो इसके रिजल्ट्स हैं वो भी हमको ही भुगतने पड़ेंगे, जो कि ह्यूमन वाइस आप बोल सकते हो, इट्स अ नेगेटिव वर्ड, विकेटनेस आप बोल सकते हो, ठीक है, विकेटनेस यानी कि चालाकी आप बोल सकते हो, क्लेवरनेस बोल सकते हो, ठीक है, विकेटनेस हुई, क्लेवरनेस हुई, चालाकी हुई, हेट्रेड हुई, इन सारी चीज़ों से क्या होगा, इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ती चली जाएगी। जितनी ज़्यादा पैशन होगा, जितनी ज़्यादा डिज़ायर होगी, जितनी ज़्यादा हेट होगी, क्या होगा, वी विल बी मोर क्लोज टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ड, ठीक है। तो इस फॉर्म में उन्होंने बताया है। तो पहले हमने साइंटिफिक जो भी दोनों पार्ट थे कॉन्ट्राडिक्टरी वो लिख दिया, बाद में उन्हीं पार्ट को ही एक्सप्लेन कर दिया, एंड लाइक दिस वी हैव स्ट्रेस्ड अ क्वेश्चन, ठीक है। वर्ड मीनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है इसकी, छोटी सी पोएम है प्यारी सी, और बहुत हार्ड वोकैबुलरी भी नहीं है, एंड एट द एंड हेयर इज द समरी ऑफ दिस poem, ठीक है। I hope this poem is very much clear to you with the poetic devices as well. Comprehension मैंने दोनों करा दिए, छोटे छोटे दो stanzas थे. Now nothing is there. What you need to do in this, try to solve more value based questions जो कि indirect या आपकी understanding of the poem से हैं, वो थोड़े से आप solve करने की कोशिश करना, and you all be set to give the examination from this chapter or poem, ठीक है। Next video I'll bring something else from this first flight or that
स्नैप ये जो हमारी दूसरी है फुटप्रिंट विदाउट फीट, सम चैप्टर्स आर रिमेनिंग देयर, आई विल ब्रिंग दैम. ओके, टिल देन टेक केयर एंड बी अटेंटिव टुवर्ड्स योर स्टडीज.